हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय डियर, हम लोग आज अपने सीरीज़ में जो 14 डेज़ की हमारी रिवीजन सीरीज़ थी, आज हमारा 12th डे है और आज हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट से स्टार्टिंग करते हैं। तो माय डियर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स पढ़े थे ना, उसी का एडवांस वर्जन है ये। वैसे तो मैंने ये चीज़ आपको ऑलरेडी हर जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें डिटेल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन आज इसके बारे में थोड़ा सा स्पीडली कवर करते हैं एक बार दोबारा से कि कैसे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार होते हैं। तो माय डियर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे जो तैयार होंगे वो एज पर 2013 एक्ट होंगे, कंपनीज एक्ट 2013। तो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में कौन से शेड्यूल के अंदर ये हमारा आता है? हमारे शेड्यूल 3 के अंदर आता है। ठीक है जी। तो हमारी नई बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट है वो हमारे शेड्यूल 3 के अंदर आता है, पार्ट ए और पार्ट बी के नाम से। पार्ट ए में हमारा क्या आता है? बैलेंस शीट, और पार्ट बी में क्या आता है? हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इस बार हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, कोई ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता, तो उसी हिसाब से हम कवर करेंगे। बैलेंस शीट मैंने इस वीडियो में कवर किया, हालांकि बैलेंस शीट के एक दो चीजें रह गई हैं, वो मैं इसको रब करने के बाद फिर करूंगा, बहुत छोटा पड़ गया था। करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब वही फाइनल अकाउंट से ही होता है, आपके दो चीजों को मिला के बनता है। हालांकि होता तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इसके अंदर शामिल है, पर आपके सिलेबस में केवल इतना ही है जो मुझे कराना है। तो पार्ट ए और पार्ट बी हमारे बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, तो हमारे किसके तहत है? ये शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो है क्या इसके अंदर? वही लायबिलिटी और एसेट्स हमारी, पार्ट 1 और पार्ट 2, मतलब मैंने दो हिस्सों में बांट दिया इसको, ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटी और नीचे एसेट्स। तो भाई साहब ये जो है इससे मैच करनी चाहिए। आपका पहला पर्टिकुलर का है बैलेंस शीट में, सॉरी मैंने गलती से बैलेंस शीट यहां लिख दिया, बैलेंस शीट नहीं आएगा, ये पर्टिकुलर वाला कॉलम है। ठीक है जी, पर्टिकुलर नोट्स हमारे करंट ईयर फिगर और प्रीवियस ईयर फिगर। ठीक है जी, करंट ईयर फिगर हमारा इस साल की बात कर रहा है, प्रीवियस ईयर हमारे पिछले साल की बात कर रहा है। मैंने पहले आपको बताया कंपैरिजन के हमारे लिए हमारा यूज होता है ये, और अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इसका मिल जाएगा। पहला आपको शेयर कैपिटल का पॉइंट मिला। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर 3 आपके एस्पेक्ट होते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर वारंट। शेयर कैपिटल क्या होता है? आपके इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, और इसका नोट 1 मैंने डाल रखा है, मैं एक्सप्लेन भी किया है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आपके सारे के सारे रिजर्व्स आ जाते हैं, चाहे वो आपके जनरल रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो, किसी भी तरीके की चीजें हो, सारी सारी इसके अंदर कवर्ड होती हैं। जितने भी रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, सब इसके अंदर कवर्ड होता है। शेयर वारंट क्या होता है? शेयर वारंट माय डियर एक सर्टिफिकेट होता है। एक सर्टिफिकेट मतलब शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट में क्या डिफरेंस होता है? मतलब शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर जो शेयर होल्डर होता है उसका नाम होता है, और शेयर वारंट के ऊपर शेयर होल्डर का नाम नहीं होता, वो केवल एक बेरर डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि आपका कागज का नोट। जो नोट होता है, जैसे मैंने आपसे कहा 500 रुपए का नोट जहां गिर गया, जिसके हाथ में आया वही उसका मालिक बन गया। लेकिन अगर मान लीजिए चेक की बात करूं, तो चेक के ऊपर जिसका नाम लिखा होगा वही उसको बियर करा सकता है, मतलब वही उसको इनहेंड कैश करा सकता है। बाकी किसी और के हाथ में गया तो वो नुकसान कर सकता है, मतलब चेक को फाड़ सकता है, इससे कुछ नहीं कर सकता। इसी तरीके शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट होता है। शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर शेयर होल्डर का नाम होता है, अगर वो खो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डुप्लीकेट बनवा सकते हो। लेकिन शेयर वारंट अगर खो गया तो जिसके हाथ में शेयर वारंट पहुंचा वही उसका मेन मालिक कहलाता है। ठीक है जी, शेयर वारंट और शेयर सर्टिफिकेट में ये फर्क होता है। तो शेयर वारंट की अगर कोई चीजें हैं तो वो आप इस तरीके प्रेजेंट करें। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब एप्लीकेशन का पैसा आ गया लेकिन अभी तक मैंने शेयर्स इशू नहीं किए, तो उस केस मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जैसे ही मैंने एंट्री मैंने बनाई तो मैंने आपको बताया था पहली इंस्टॉलमेंट में आपको 2 एंट्री बनानी पड़ती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये 2 एंट्री आपको बनानी होती थी। मैंने क्या किया, शेयर कैपिटल वाली एंट्री बनाने से पहले ही आपकी बैलेंस शीट बन रही है। बैंक अकाउंट डेबिट, मान लीजिए 31 मार्च को मेरे पास पैसा आया, पैसा कैसे भी आ सकता है, 31 मार्च के टाइम पर मेरे पास पैसा आया और मैं अभी तक इशू ही नहीं कर रहा, मैं 2 या 3 अप्रैल के आसपास शेयर्स इशू कर रहा हूं। तो अगर 2 या 3 अप्रैल के आसपास शेयर्स इशू करूं तो बैलेंस शीट तो मैं 31 मार्च की बनाऊंगा। जब मैं बैलेंस शीट 31 मार्च की बनाऊंगा तो 31 मार्च की फिगर्स ही तो प्रेजेंट करूंगा। 31 मार्च की सिचुएशन में मेरे पास पैसा आ चुका था एप्लीकेशन का, तो मैं कहां शो करूं उसको? तो बैंक, हमारे डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट होते हैं, तो बैंक तो आपका बढ़ गया, एसेट साइड में बैंक तो बढ़ गया, लेकिन अब लायबिलिटी में कहां शो करें? शेयर कैपिटल में डाल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अभी तक शेयर्स इशू आपने किए नहीं। तो उस केस में क्या किया जाएगा? उस केस में हमारी मजबूरी है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस केस में उसे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट पे नए फॉर्मेट के बेसिस पर डालना होगा। ठीक है जी। तो हमारे पास ये एक और हेड है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसके बाद हमारे 2 मेजर हेड ये हैं, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। भाई साहब जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज था उसी का नाम बदलकर यहां पर नॉन करंट लायबिलिटी डाल दिया गया है, जिसके अंदर हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, प्रोविजंस वगैरह ये सब हैं। और करंट लायबिलिटीज के अंदर वही चीजें जो मैंने आपको सिखाई थी, 12 महीने के अंदर अंदर जो चीजें आपकी कवर अप रहती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? करंट लायबिलिटी। पर ये चीज मैंने आपको 11th क्लास में बताई थी, पर 12th क्लास में इसका मेन एस्पेक्ट यहां पर है। आज इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं कि आपकी करंट लायबिलिटी कब कहलाती है। हमारी डेफिनेशन में कंपनीज एक्ट 2013 ने केवल एक बात कही है, जो लायबिलिटीज करंट लायबिलिटी नहीं है वही नॉन करंट लायबिलिटीज कहलाएंगी। इसका मतलब अगर आपको एक बार करंट लायबिलिटीज के बारे में पता चल गया तो आप नॉन करंट लायबिलिटीज के बारे में भी जान जाएंगे। ठीक है जी, तो इतना सा काम था। फटाफट जरा एसेट्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। एसेट्स में क्या क्या? हाँ, करंट लायबिलिटीज में एक चीज और, सीरियसली ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो गड़बड़ी कर जाता है। अभी मैं जब शेयर कैपिटल समझाऊंगा तो उस टाइम पर ही समझाऊंगा। एसेट्स में क्या आपका 2 एस्पेक्ट है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। करंट एसेट वही आपके पुराने वाले हैं, नॉन करंट एसेट के अंदर आपके टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आ जाते हैं। माय डियर, फिक्स्ड एसेट्स हम पहले बोला करते थे इसको, पर फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आपकी गुडविल नहीं आती। गुडविल आपकी इंटेंजिबल एसेट होती है, ना कि वो फिक्स्ड एसेट होती है। पर बेसिकली क्या होता है कि मजबूरन कोई हेड ही नहीं दे रखा था, तो मजबूरन हमें फिक्स्ड एसेट के अंडर ही हमें गुडविल को डालना पड़ता था। लेकिन अब क्या किया गया है? नॉन करंट एसेट्स डाल दिया गया है। नॉन करंट एसेट्स के बेसिस पर अब आपके इसके अंदर आपके
टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों आते हैं। टेंजिबल में आपके वही फर्नीचर, फिक्चर, लैंड, बिल्डिंग, ये सब चीज़ें इसके अंदर। इंटेंजिबल के अंदर आपकी गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, ये सब चीज़ें आपकी इंटेंजिबल एसेट्स में आती है। तो आपके इसमें जाएगा। और करंट एसेट के बारे में आपको पता ही है, इनके बारे में खैर बताऊंगा मैं कि जो एसेट्स करंट एसेट्स नहीं होती वही नॉन करंट एसेट कहलाती हैं। तो करंट एसेट को एक बारे में एक बार जानकारी हो, उसकी भी हमारे 4 रूल्स हैं। जैसे करंट लायबिलिटी के मैंने यहाँ 4 रूल्स लिखे हैं, स्पेस की कमी की वजह से मैंने इसको लिख नहीं पाया, उसको लिखने के बाद ही हमारा पूरा एस्पेक्ट कवर्ड होगा। तो नोट्स टू अकाउंट्स के ऊपर आते हैं। तो पहला हेड हमारा शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल से मैंने स्टार्टिंग करी। ऑथराइज्ड मान के चलता हूं, ऑथराइज्ड है इस बार, जो कि होती ही है। ऑथराइज्ड आपने लिखा, उसका टोटल कर डाला। अब हमारे यहाँ शुरुआत होती है सब्सक्राइब्ड के बाद भी अगर इशूड अलग से है तो हमारे सब्सक्राइब भी ऐसे लिख के फिर जैसे यहाँ पे टोटल किया, सब्सक्राइब का भी टोटल करें, फिर इशूड से शुरुआत करेंगे। मान लीजिए इशूड के बाद भी आप कॉल्ड अप की नौटंकी करते हो तो इशूड करने के बाद उसको टोटल करें, फिर कॉल्ड अप से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं तीनों को एक साथ लिख रहा हूं, सब्सक्राइब, इशूड एंड कॉल्ड अप। इसमें आप शेयर फॉरफीचर अमाउंट को प्लस करेंगे और कॉल्स इन एरियर्स को इसमें से माइनस करने वाले। ठीक है जी। कॉल्स इन एडवांस के यहाँ पर प्लस नहीं होगा। कॉल्स इन एडवांस इज और लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। कॉल्स इन एडवांस इसलिए आपके करंट लायबिलिटीज में आती है। यही केवल एकमात्र ऐसी चीज होती है करंट लायबिलिटी के अंदर आती है जो आप गलती नहीं करने वाले हो एग्जाम के अंदर। खैर, रिजर्व एंड सरप्लस मैंने आपको बताया सारी रिजर्व आते हैं, चाहे जनरल रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे पॉजिटिव बैलेंस हो चाहे नेगेटिव बैलेंस हो, मतलब लॉस अगर है तो भी आप यहां पर शो करेंगे नेगेटिव फिगर के तौर पे, वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। ठीक है जी। अदर्स रिजर्व्स जो भी आपके रिजर्व्स बच जाते हैं वो सारे यहां कवर होंगे। अब बात आती है कि करंट लायबिलिटी। देखिए 4th पॉइंट देखें, अदर देन करंट लायबिलिटी आर नॉन करंट लायबिलिटी। अदर देन, अदर लायबिलिटीज अदर देन, इस तरीके से लिख देता हूं उसको, लायबिलिटीज अदर देन करंट लायबिलिटीज आर नॉन करंट लायबिलिटी। मेरे ख्याल से बात समझ में आते हुए करंट लायबिलिटी के बारे में हमारे 4 मेन एस्पेक्ट हैं कि भाई साहब अगर इन चारों में से कोई भी एक शर्त पूरी हो गई तो वो करंट लायबिलिटी कहलाती है। कौन कौन सी शर्तें हैं? पहली शर्त कहती है एक्सपेक्टेड टू सेटल विद इन 12 मंथ, जो मैंने आपको 11th क्लास में बताया था कि वो लायबिलिटी जिनका पेमेंट आप 12 महीने के अंदर अंदर कर देते हो वो आपकी करंट लायबिलिटी कहलाती है। दूसरा पॉइंट कहता है एक्सपेक्टेड टू सेटल विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है माय डियर, आपने मार्केट में पैसा लगाया, लगाने के बाद वो पैसा आपके पास कितने दिन में वापस आता है। मतलब आपने रॉ मटेरियल पहले खरीदा, मान लीजिए रॉ मटेरियल खरीदने में आपको 2 महीने लग गए, फिर उसके बाद रॉ मटेरियल से आपने उसको फिनिश्ड गुड्स बनाया। एकदम तो नहीं रॉ मटेरियल खरीद लिया एकदम वो माल बन जाएगा, उस माल को आप फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं। जैसे मैं चेयर की बात करूं तो चेयर के पहले मैं लकड़ी खरीदूंगा तो पहले ढूंढूंगा लकड़ी कहां अच्छी मिलेगी, तो उस लकड़ी को ढूंढने में मुझे टाइम लग गया, जो भी टाइम मुझे लगा। उसके बाद मैं लकड़ी को लेकर आया, भाई ट्रैफिक में टाइम तो लगता ही ऑब्वियसली। अब मैं उसको लेकर आया, लेकर आने में मशीन के ऊपर उसको रखा, मशीन को रखने के बाद फिर उसके ऊपर जो भी मशीन और लेबर वगैरह लगा के मैंने उसे चेयर बनाया। चेयर बनाने के बाद एकदम तो बिक नहीं जाती, फिर वो गोडाउन में कुछ दिन फिनिश गुड्स के तौर पे रखी रही। फिर जब वो माल मतलब फिनिश गुड्स बन के जब वो बिका तो कई बार क्या होता है उधार माल बिक जाता है। अब उधार माल जब बिका तो उधार माल के बाद जब मुझे पैसा वापस मेरे पास आएगा, मतलब जो मैंने रॉ मटेरियल में पैसा लगाया और फिर वापस कितने दिन में मेरे पास पैसा आ रहा है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी करंट लायबिलिटी कहलाती है। माय डियर, ये चीज भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। ऑपरेटिंग साइकिल में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट में बताऊं। जिसने मेरी पहले की वीडियोस देख रखी होंगी या जिसने फेस टू फेस क्लासेस ली होंगी उसे ही बात पता होगा कि ऑपरेटिंग साइकिल का मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब अल्टीमेटली क्या है। ठीक है जी। फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है जी। तो मैंने क्या कहा, अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर भी आप पेमेंट कर रहे हैं तो भी वो करंट लायबिलिटी मानी जाती है। मान लीजिए नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने की बैठती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अगर 14 महीने के अंदर पेमेंट कर रहे हैं तो वो करंट लायबिलिटी ही कहेगी। भले 12 महीने से एक्सीड कर गई हो, लेकिन 14 महीने में हो रहा है, मतलब 15 महीने के अंदर अंदर पेमेंट हो रहा है। तो अगर 14 महीने के अंदर पेमेंट हो रहा है तो वो हमारी करंट लायबिलिटी ही कहलाएगी। वो लायबिलिटीज जो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, व्यापार के लिए लायबिलिटीज अगर की गई है, ऐसी लायबिलिटी जो व्यापार के लिए की गई, मतलब माल खरीदा और बिका, माल खरीदा और बिका, वो लायबिलिटीज भी आपकी करंट लायबिलिटी कहलाती है। चौथा पॉइंट रेलिवेंट नहीं है पर फिर भी याद रखें कि वो अगर आपके पास राइट नहीं है 12 महीने से पेमेंट रेफर करने का, मतलब ट्रांसफर करने का, तो भी आप करंट लायबिलिटी ही मानी जाती है वो। हालांकि इसका कोई रेलिवेंसी इतनी है नहीं, पर एग्जाम में अगर आ गया तो आप लिख देना, ये चारों पॉइंट नंबर देकर जाएंगे फ्री के। ठीक है जी। 3 तो इंपॉर्टेंट है ही इसमें, जिसमें ऑपरेटिंग साइकिल वाला पॉइंट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट बैठता है। इसके बारे में उम्मीद करता हूं आपको पहले से ही पता होगा, नहीं पता होगा तो आप मेरी वीडियोस देख लीजिएगा, वहां पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। इतनी सब चीजें थी। अब जरा मैं करंट एसेट और नॉन करंट एसेट के बारे में बताता हूं, आप इसे नोट डाउन करें। चलिए जी। तो हमारा 5वां पॉइंट मैंने रख करके इसी के आगे लिख दिया, सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस टू फॉर्म करंट एसेट। माय डियर, अगर आपको करंट एसेट्स के बारे में ये जानना है करंट एसेट्स कौन सी होती हैं, तो इन चारों में से कोई भी कंडीशन पूरी कर दो, करंट एसेट कहलाओगे। और इनसे अलग जितनी भी है वो सारी की सारी नॉन करंट एसेट, मतलब एसेट्स हों, इनसे अलग जो भी एसेट्स हैं वो सारी नॉन करंट एसेट। तो इसमें पहला क्या वही आपका है कि रियलाइज का मतलब होता है सेल करना। ठीक है नहीं, एक्सपेक्टेड टू रियलाइज विद इन 12 मंथ्स, जो एसेट्स 12 महीने के अंदर अंदर बिक जाती हैं, जो एसेट्स 12 महीने के अंदर अंदर बिक जाती हैं उन्हें बोलते हैं करंट एसेट्स। जो एसेट्स, दूसरा पॉइंट, एक्सपेक्टेड टू रियलाइज विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग ही लिखा ना, हाँ ऑपरेटिंग साइकिल, जो एसेट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल जो भी आपकी है, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर अगर सेल हो जाती है तो वो एसेट्स भी आपकी करंट एसेट कहलाते हैं। अभी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या है भैया, वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, सेम वही नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल होती है, उसी हिसाब से हम लोग यहां कवर अप करेंगे। तीसरा क्या, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, हमारे व्यापार के लिए जो एसेट्स होती हैं वो भी आपकी करंट एसेट्स ही कहलाती हैं। और डी पार्ट आपका आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो एसेट्स जो कैश हैं और कैश के जैसी हैं, जैसे कि बैंक में बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिसे हम करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं, वो सब भी आपकी किसका पार्ट होती हैं, करंट एसेट्स
एसेट्स का पार्ट होती है। इसके अलावा जितनी भी एसेट्स होती हैं सारी सारी नॉन करंट एसेट्स हैं, ठीक है जी। वैसे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, 11th क्लास में आपने सब कुछ सीख रखा है। अब जब मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता हूँ आपको, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें करेंगे। चलिए जी, तो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस बार नहीं है, बल्कि उन सभी को जोड़ जाड़ के एक ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टेटमेंट तैयार कर लेगी। तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि आपका पहला इनकम बनाया और फिर एक्सपेंसेस बनाए, फिर इनकम का टोटल एक्सपेंसेस के टोटल से माइनस करके फिर आपका प्रॉफिट आ गया, वही टैक्स से पहले का। तो अब इसमें किस तरीके से डाल रखा है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो इनकम के हेड में हमारी दो चीजें हैं, एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कुछ और नहीं बल्कि नेट सेल्स ही है। ये नेट सेल्स मतलब सेल्स रिटर्न इसमें से माइनस कर दी गई है, ठीक है जी। और बाकी अदर इनकम जो भी आपकी रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब चीजें, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब फालतू की बातें जितनी भी हैं सब अदर इनकम में डाल दी गई, ठीक है जी। तो दोनों का टोटल कहाँ आ गया, मैंने फर्स्ट पार्ट इसको मान लिया। एक्सपेंसेस में माय डियर मैंने कहा था आप लोगों से 11th क्लास में भी, एक तो वहां पर आप ट्रेडिंग में डालते थे कुछ चीजें और कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चे डालते थे डेबिट के साइड में ही। लेकिन मैंने कई बार आपसे कहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जैसे आपको दे दिया जाता था तो आप क्या करते थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये इसका फॉर्मूला होता था। तो आप सेल्स डाल देते थे क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में आप लोग क्या डालते थे, आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डालते थे, डायरेक्ट आपका जीपी निकल के आया करता था। तो वही काम यहां पर करना है। यहां पर जैसे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, क्योंकि इसमें अब कोई फॉर्मेट परचेज का अलग से नहीं है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का कोई फॉर्मेट नहीं। हाँ, मटेरियल कंज्यूम्ड का एक केस आ जाता है, उसमें चेंज इन स्टॉक आपका डाल दिया जाता है, वो एक अलग केस है, लेकिन है इसी का पार्ट डिटेल में अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना। मैंने कहा आपसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका है, मतलब वही फॉर्मुला में लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, वो भी नेट वाली, मतलब रिटर्न इसमें से माइनस की गई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, खर्चे के तौर पर हमने यहां पर लिख डाला। एम्प्लॉइज बेनिफिट वही सैलरी वगैरह की बात करता है, क्योंकि वेजेस तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ चुका है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में शामिल है, पर एम्प्लॉइज बेनिफिट्स वगैरह जो उनके इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो सारे के सारे यहां पर आ जाएंगे। फाइनेंस कॉस्ट में कुछ और नहीं बल्कि आपका इंटरेस्ट आता है, ब्याज जो देते हैं आप, वो यहां आ जाता है। डेप्रिसिएशन की सिंपल सी कहानी है, डेप्रिसिएशन हो चाहे अमोर्टाइजेशन हो, डेप्रिसिएशन हो या फिर अमोर्टाइजेशन हो, ध्यान रखिएगा, डेप और अमोर्टाइजेशन दोनों ही यहां पर कवर्ड हैं। अदर एक्सपेंसिव जो बचे हुए खर्चे हैं वो सारे के सारे इधर आ जाते हैं। सभी खर्चों का टोटल मैंने लगाया, उसको मैंने सेकंड नाम दिया। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब फर्स्ट में सेकंड को माइनस करो, आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और सिंपल सा हमारा हिसाब होता है, इसमें से टैक्स माइनस करो, कभी कभार रेट दे देते हैं। अगर रेट दिया है तो जो भी प्रॉफिट है इसके ऊपर रेट कैलकुलेट करो, मान लो 30% और ये 1 लाख है तो 1 लाख का 30% बोले तो 30,000, आप माइनस करके 70,000 यहां लिखेंगे, इतने सा काम है। उसके बाद ये वाली जो फिगर है ना, ये सीधी आपकी रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से आ जाती है। वैसे प्रॉफिट एंड लॉस ना लिखकर इसको मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अब ज्यादा सही है, ठीक है जी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अब ज्यादा सही है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको हजम हो गई होगी। बढ़िया तरीके से करते रहें, सीखते रहें। अगले टॉपिक पे आते हैं। आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा इस वीडियो में तो कवर्ड होता है, इसी वीडियो में और बहुत सारी बातें करनी है हमें। चलिए जी, तो अब स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेसिकली 8 मार्क्स का चैप्टर है आपका ये, आपको मैंने पहले ही बताया था। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के बारे में बात करना है। माय डियर, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम केवल कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को रिकॉर्ड करते हैं 3 मेजर एक्टिविटीज से, एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है बिजनेस में बिजनेस को ऑपरेट करने के जो एक्सपेंसेस या जो इनफ्लो आउटफ्लो जो भी हुए हैं, हालांकि इनफ्लो आउटफ्लो से अलग भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। ये दो तरीके से बनता है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड को ही थोड़ा सा यहाँ पे कहा गया कि डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में है नहीं, इनडायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में, उसी को थोड़ा सा मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। फिलहाल मैंने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के बारे में लिख दिया है, ऑपरेटिंग के बारे में अलग से लिखूंगा मैं भी इसको रब करने के बाद, क्योंकि ऑपरेटिंग थोड़ा बड़ा है, मतलब ये दोनों एक तरफ और ऑपरेटिंग एक तरफ, इतना आपको खैर पता ही होगा, रिवीजन क्लास है तो आपको ये बात तो पहले से ही पता होगी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारा फ्लो ऑफ कैश है, किसका मतलब इनफ्लो होगा कैश या फिर आउटफ्लो होगा। इनफ्लो मतलब आ रहा है कैश, आ रहा है तो प्लस करेंगे हर स्थिति में, जा रहा है तो माइनस करेंगे हर स्थिति में, ध्यान रखिएगा। तो कैश फ्लो हमारे 3 एक्टिविटीज के तहत आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपका डायरेक्ट मेथड है, इसका कोई मतलब नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड है। बस ऑपरेटिंग होता क्या, देखो डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट कोई भी हो, वैसे यहां स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इसमें लिख डाला बिजनेस ऑपरेटिंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो, जो भी चीज होती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट की बात करें, हम पैसा कहीं लगाते हैं, पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, मैंने पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो इन्वेस्टिंग के टाइम पर या तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो। मतलब मान लो मेरे पास कोई एसेट थी, मैंने बेच दी तो पैसा आया तो इनफ्लो प्लस होगा। मैंने कोई एसेट खरीद ली, मशीन खरीद ली तो पैसा गया तो आउटफ्लो हो रहा है तो माइनस, मतलब माइनस होगा, ठीक है जी। इनफ्लो आउटफ्लो का झमेला देखा जाता है। फाइनेंसिंग में देखा यह जाता है बिजनेस में पैसे का जुगाड़ कहां से हुआ, क्यों पैसे का जुगाड़ तो कई तरीके से होता है। आप बैंक से लोन ले लो, आप इक्विटी शेयर्स इशू कर दो, आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दो, आप डिबेंचर्स इशू कर दो, ये सब चीजें हमने क्या पढ़ी हैं, इन्हीं सब चीजों के बारे में तो पढ़ा था। तो उसमें अगर पैसा आ रहा है तो इनफ्लो, जा रहा है तो आउटफ्लो, लोन रिलेटेड चीजें इसके अंदर होती हैं। तो इसका जो बड़ा फॉर्मेट है, बड़ा फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होता है। एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया है कि पहले कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, उसमें कुछ नौटंकियां होती है प्लस माइनस की, उसका आंसर निकलता है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें इनफ्लो आउटफ्लो की कैलकुलेशन होती है, फिर इसका आंसर निकलता है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग, फिर इसका आंसर निकलता है। ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों को जोड़ने के बाद हमारे पास चेंज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर आता है। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब आप इसमें चेंज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर यहां आ चुका है, इसमें आप ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप यहां जोड़ेंगे, तुरंत आपका आंसर आपसे मैच कर जाएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से आपका मैच करेगा। सीधी सी बात है, यही एकमात्र ऐसा
चैप्टर है जिसमें आपको आंसर पहले से ही पता होता है, आपको पहले से ही इसके बारे में पता होगा कि आप सही करके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। एग्जाम में आपको 2 नंबर के एमसीक्यू मिलेंगे 1 मार्क्स के और 6 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, और जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा कि आप 6 नंबर पूरे ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं। कुछ कॉमन पॉलिसीज है जिनकी वजह से आपका आंसर मैच कर देता है पर फिर भी नंबर कट जाते हैं, इसको मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, लेकिन यहां पर मैं इन एक्टिविटीज के बारे में ही डिस्कशन करता हूं। मेरे ख्याल से आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब मैं इन्वेस्टिंग के ऊपर आता हूं। ऑपरेटिंग तो पूरा ही जगह ले लीजिए, मैं सिर्फ करके ऑपरेटिंग लिखने वाला हूं। इन्वेस्टिंग में मैंने कहा आपसे कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिक्स्ड एसेट को परचेज कर रहे हो, पैसा जा ही रहा है, दोनों की स्थिति में आउटफ्लो रहा है, आप माइनस करेंगे। ब्रैकेट डिनोट्स माइनस, ध्यान रखिएगा ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट, मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट थी या फिक्स्ड एसेट थी, मैंने उसे सेल कर दिया तो सेल करने से पैसा आया, इनफ्लो हुआ तो मैंने उसे प्लस कर दिया। इंटरेस्ट, रेंट एंड डिविडेंड रिसीव, ये आपका इन्वेस्टिंग में प्लस होगा। तो बेटा इंटरेस्ट प्लस क्यों होता है, रेंट प्लस क्यों होता है, या फिर मैं आपसे बात करूं डिविडेंड प्लस क्यों होता है, क्योंकि माय डियर मैंने कहीं ना कहीं पैसा लगाया। जैसे कि मैंने मकान खरीदा और किराए पे चढ़ा दिया, किराए पे चढ़ा दो, वहां से मुझे किराया मिला कि नहीं मिला, तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है वो, ठीक है जी, मिल रहा है, इनफ्लो हो रहा है, इसलिए प्लस हो जाएगा। इंटरेस्ट, मैंने पैसा, भाई मैंने शेयर्स खरीद लिए, सॉरी शेयर्स का डिबेंचर्स खरीद लिया, मैंने लोन किसी को दे दिया, तो मेरे लिए तो एसेट ही है ना वो, तो मैंने लोन दिया है या मैंने डिबेंचर्स खरीदे तो मुझे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो भी इन्वेस्टिंग का पार्ट है, तो वो भी प्लस हो जाएगा। इसके बाद मैं डिविडेंड की बात करूं, डिविडेंड मैंने शेयर्स खरीद डाले, शेयर्स खरीदे मतलब पैसा गया, बिल्कुल ठीक है, जब मैंने शेयर्स खरीदे, जब मेरा जरूर माइनस होगा, लेकिन फिलहाल जब मैंने शेयर्स खरीदे तो बदले मुझे क्या मिल रहा होगा, हर साल या हर 6 महीने मुझे डिविडेंड मिल रहा होगा, डिविडेंड तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, तो वो भी आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। इसका प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट में मेनली आपका गुडविल आता है, गुडविल के बारे में थोड़ा समझेंगे, अगर स्पेशली बताएगा आपको कि आपकी इंटेंजिबल एसेट सेल हुई है तभी आपका इन्वेस्टिंग में आएगा, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं कह रखा और आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर कि आपकी इंटेंजिबल एसेट बोले तो गुडविल घट रही है, मतलब राइट ऑफ हो रही है, तो वो ऑपरेटिंग का पार्ट है, ऑपरेटिंग वो प्लस हो जाता है, ठीक है जी। अब बताऊंगा ऑपरेटिंग के बारे में, लेकिन इतना थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा जो टोटल करके आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी मैंने आपको बताया बिजनेस में पैसे जुगाड़ कहां से है, फटाफट इसको भी कवर कर लेते हैं। इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर हमारी मेन चीजें जो उखड़ के आती हैं वो आपको समझ, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जो आपके शेयर्स एंड डिबेंचर्स इशू होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जब आप शेयर्स या डिबेंचर्स को जब इशू कर रहे हो तो पैसा आपके पास आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, डिबेंचर्स आपने इशू किए तो भी आपके पास पैसा आ रहा है, आपने उसे प्लस किया, इनफ्लो है। इसके बाद रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, पहली बात तो रिडम्पशन की बात करूं तो प्रेफरेंस शेयर्स ही रिडीम होते हैं, इक्विटी शेयर्स रिडीम नहीं होते, इनका बायबैक होता है। तो अगर आप शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं, मतलब वापस दे रहे हैं उनको शेयर्स और बदले में उनसे पैसे ले रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है, सॉरी शेयर्स उनको वापस दे रहे हैं, जब मैंने इशू किए तो पैसा आया और जब मैं रिडीम कर रहा हूं तो पैसा जा रहा है माय डियर, ठीक है ना। अब जब मैं उनसे शेयर्स वापस ले रहा हूं, गलती से बोल दिया मैंने, रिडम्पशन का मतलब होता है मैं उनसे शेयर्स ले रहा हूं और बदले में उनको पेमेंट कर रहा हूं, तो उसका मतलब क्या होगा, रिडम्पशन हो गया, पैसा जा रहा है, आउटफ्लो है तो इसलिए वो माइनस होगा। अब शेयर्स में भी क्या होता है कि बायबैक होता है, इक्विटी शेयर्स वाला बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, लेकिन प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है जी, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है जी। इसके बाद लोन रेज्ड या टेकन, लोन आपने लिया है तो पैसा आ रहा है तो आपने प्लस कर दिया, लोन रिपेड, आपने लोन रिपे किया है, ठीक है जी, लोन आपने रिपे कर दिया, पैसा गया। इंटरेस्ट डिविडेंड आपने पे किया, इसका वही कॉन्सेप्ट है, भाई मैंने जब शेयर्स इशू किए तो पैसा मेरे पास आ गया, बदले मुझे डिविडेंड देना पड़ेगा, या फिर मैंने लोन ले रखा तो बदले मुझे ब्याज देना पड़ेगा। इसके बाद मेरा क्या हुआ, ये सब आउटफ्लो है। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, भाई साहब बैंक ओवरड्राफ्ट, मैंने बैंक से पैसा एक्स्ट्रा ले लिया तो बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ा, मैंने लोन ले लिया एक तरीके से, पैसा आ रहा है, प्लस हो गया। अगर मैं बात करूं डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर दिया, मतलब बैंक वालों को पेमेंट कर दिया, मतलब पैसा कम हो गया, पैसा कम हो गया तो माइनस करोगे। इंटरिम डिविडेंड पेड, ये भी आपका डिविडेंड होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज्ड डिविडेंड का क्या खेल है। इसके बाद हमारे पास आता है बायबैक, बता दिया मैंने, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जब हम रिडम्पशन करते हैं तो बदले में प्रीमियम देना पड़ता है, मैं पिछली वीडियो में पढ़ा था कि रिडम्पशन जब हम करते हैं तो पैसा हमारे पास से जाता है, उतना ही एक्स्ट्रा पैसा जाता है, तो बच जा रहा है तो माइनस करेंगे, तो इसको टोटल हमारा क्या होता है, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मेरे ख्याल से बात समझ में आती होगी आपको, फटाफट नोट डाउन कर, मैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में कराता हूं। चलिए जी, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे आते हैं। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमारा कॉन्सेप्ट हमारा करंट ईयर प्रॉफिट से, करंट ईयर प्रॉफिट का सिंपल सा मतलब बैलेंस शीट आपको दे रखी है, तो उस बैलेंस शीट में ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डिफरेंस है, मान लीजिए ओपनिंग आपका 1 लाख रुपए है, क्लोजिंग आपका 1.5 लाख रुपए का, तो डिफरेंस 50,000 है, 50,000 हमारे करंट ईयर में इंक्रीज हुए हैं, तो आप उस 50,000 को यहां लिखेंगे, वो माइनस में भी आ सकता है, कई बार प्रॉफिट क्या होता है, कम हो जाता है। मान लीजिए स्टार्टिंग आपकी 1 लाख से हुई है और एंडिंग आपकी 80,000 पे, इसका मतलब 20,000 का डिक्रीमेंट हुआ है, घटे हैं 20,000, तो ये माइनस की फिगर है, आप माइनस में भी लिख सकते हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व प्लस होंगे और ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व माइनस होंगे, यहीं कहीं होगा, ये रहा, ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व माइनस होगा, ट्रांसफर टू रिजर्व प्लस होगा। डिविडेंड पेड आपका प्लस होगा, डिविडेंड रिसीव्ड माइनस होगा। डिविडेंड रिसीव नहीं लिखा मैंने, इसमें नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। डिविडेंड पेड आपकी डबल पोस्टिंग है, कॉमन पॉलिसीज अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा मैं कि डिविडेंड पेड आपका 2 जगह जाता है, एक तो आपका फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा और यहां पर प्लस हो जाएगा आपका आके। इंटरिम डिविडेंड पेड भी आपका फाइनेंसिंग में माइनस होगा और यहां पे आपका प्लस हो जाएगा। डिविडेंड रिसीव्ड आपका इन्वेस्टिंग में प्लस हो रहा है और यहां ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा। कॉमन पॉलिसीज है, ये मैंने बताया, वो कॉमन पॉलिसीज में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, लेकिन फिलहाल देखें क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन यहां प्लस हो रहा है और नीचे टैक्स पेड माइनस हो रहा है, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपने यहां प्लस किया और गुडविल राइट ऑफ या अमोर्टाइज्ड,
डेप्रिसिएशन का ही एक दूसरा पार्ट होता है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन हमेशा इंटेंजिबल एसेट्स में होता है। तो गुडविल जो आपके राइट ऑफ हो रहे हैं, मतलब कम हो रहे हैं, आप उसको यहां से माइनस कर रहे हैं। अगर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है तो प्लस करेंगे, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है तो माइनस करेंगे। रेंट रिसीव्ड आपका माइनस होगा, इंटरेस्ट पेड आपका प्लस होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका माइनस होगा। मतलब ये सारी कॉमन पॉलिसीज की चीजें हैं। कुछ मेन चीजें याद रखना। मेन चीजें में आपको एक तो ट्रांसफर टू एनी रिजर्व एंड ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट के बारे में दोबारा चर्चा करूंगा। रेंट रिसीव्ड के बारे में थोड़ा सा याद रख लेना, प्रोविजन के बारे में दोबारा चर्चा करो। एक ये चीज याद रखना, ठीक है। ये चीज दोबारा बात नहीं करूंगा इनके बारे में जो मैं टिक कर रहा हूं, ठीक है। और बाकी इनके बारे में मैं दोबारा कोई चर्चा नहीं करूंगा। बाकी टैक्स के बारे में भी बातचीत करूंगा मैं अभी, मैं कॉमन पॉलिसी मतलब अगली वीडियो में, ठीक है। तो उसके बाद आप जब प्लस माइनस करेंगे तो ये क्या निकल के आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। तो वर्किंग कैपिटल के बारे में तो आप लोगों ने जानते ही हो, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। तो हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से कोई एडजस्टमेंट करना है। तो वही मैंने कहा वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट फॉर्मेट बनाया ऐड और लेस में, मतलब डिक्रीज इन करंट एसेट। अगर करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है तो आप प्लस करें, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी आप प्लस करें। आप यहां लिखें लेस में क्या है, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। माइनस है, माइनस की फिगर, इसमें ये प्लस करो, ये माइनस करो, क्या निकल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से आप टैक्स पेड माइनस करो, क्या निकल के आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। माय डियर थोड़ा टेक्निकल है, जो आपने पहले, अगर देखो मैं डिटेल में बात करूं तो डिटेल में इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको ठीक से देख लीजिएगा। कॉमन पॉलिसीज को हम कल डिस्कस करेंगे, मतलब अगली वीडियो में। फिलहाल आप इसको एक बार फिर से देखिएगा, वीडियो देखिए, मैं सीधी सी बात करूंगा। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ा एडवांस्ड है, थोड़ा बाकी इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग इनसे तो आ गई है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनसे तो आ गई है। मतलब कह दूं आपसे, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक तरफ और ऑपरेटिंग एक तरफ, ये थोड़ी चीजें हैं, इनको थोड़ा ठीक से कर लीजिएगा। आपको कॉमन पॉलिसीज के बारे में कल डिस्कशन करूंगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स को हमारी सीरीज के बारे में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।